हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी को मुख्य दो शाखाओं में बांटा गया है, बोटनी और जूलॉजी। पेड़ पौधों का अध्ययन करना बोटनी कहलाता है और जंतुओं का अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। हम लोग बायोलॉजी के छोटे छोटे कई ब्रांच के बारे में पढ़ लिए, बोटनी के भी छोटे छोटे कई ब्रांच के बारे में पढ़े। आज हम लोग जूलॉजी के छोटे छोटे कई ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जूलॉजी का आज हम लोग 30 ब्रांच पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको एक तरफ से लिख लेना है और जब भी किसी एग्जाम में बैठिएगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जूलॉजी का फर्स्ट ब्रांच है एंथ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, हड्डियों के जोड़ का अध्ययन। जहाँ जहाँ हड्डी का जोड़ है, जैसे यहाँ पर जोड़ है, फिर यहाँ पर जोड़ है, तो हड्डी के जोड़ को हम कहते हैं जॉइंट्स। तो हड्डियों के जोड़ का अध्ययन बायोलॉजी के या फिर जूलॉजी के जिस ब्रांच में किया जाता है उस ब्रांच को कहते हैं एंथ्रोलॉजी। इसके बाद है एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी का अध्ययन। हमारे शरीर में ब्लड बंद नली के अंदर बहता है, जिसको हम बोलते हैं कि नस, कि ब्लड नस के अंदर बहता है। नस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, आर्टरी और वेन। जिस नस के अंदर में प्योर ब्लड बहेगा उसको बोलते हैं आर्टरी, जिसमें इम्प्योर ब्लड बहेगा उसको बोलते हैं वेन। तो ब्लड वेसल्स यानी खून की नली का अध्ययन करना कहलाता है एंजियोलॉजी। इसके बाद है कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन। हमारे चेस्ट के अंदर दोनों फेफड़ा के बीच में थोड़ा लेफ्ट साइड झुका हुआ एक मुट्ठी के समान हार्ट है, हृदय है, और हृदय हमेशा धड़कते रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन संपन्न होता है। तो हृदय यानी हार्ट के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। फिर है इंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। अब ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत तरह का हार्मोन बनता है, तो हार्मोन बनाने वाला अंग ही कहलाता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे शरीर में हार्मोन का निर्माण जहां पर होता है उसको हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे शरीर में बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, गले में थायराइड ग्लैंड है, हमारे किडनी के ठीक ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। इस तरह से शरीर में ढेर सारा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड का काम है हार्मोन स्रावित करना, और वह हार्मोन हमारे शरीर में कई क्रियाओं को संपन्न करता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करना कहलाता है इंडोक्राइनोलॉजी। इसके बाद है इथोलॉजी, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, जंतुओं के स्वभाव का अध्ययन। अलग अलग जंतुओं का स्वभाव अलग अलग होता है और उसका अध्ययन करना कहलाता है इथोलॉजी। फिर है इंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन। कई प्रकार का कीट है। पता है कि दुनिया में जितना भी जंतु है उसमें से सबसे ज़्यादा कीट ही होता है। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, बिच्छू, ये सभी कीट ही कहलाता है। तो कीटों का अध्ययन करना कहलाता है इंटोमोलॉजी। इसके बाद है हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त या रुधिर का अध्ययन। ब्लड का अध्ययन करना, खून का अध्ययन करना कहलाता है हीमेटोलॉजी। यहां बताए थे कि ब्लड वेसल्स यानी खून की नली का अध्ययन करना कहलाता है एंजियोलॉजी, लेकिन ब्लड का अध्ययन करना कहलाता है हीमेटोलॉजी। इसके बाद है हिपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर, यकृत का अध्ययन। हमारे एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि पेट में दायां साइड, राइट साइड एक लीवर मौजूद है, और लीवर पाचन तंत्र का हिस्सा है। भोजन के पाचन में लीवर का काफी ज्यादा योगदान रहता है, तो लीवर का अध्ययन करना कहलाता है हिपेटोलॉजी। आगे देखते हैं। इसके बाद है मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का अध्ययन। हमारे शरीर में जो मांसपेशी है, मांसपेशी का अध्ययन करना कहलाता है मायोलॉजी। फिर है मेमेलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों का अध्ययन। मैमल्स यानी स्तनधारी, इसका क्या मतलब हुआ? इस संसार में वह सभी जंतु जिनकी मादाएं, जिनकी फीमेल्स अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं मैमल्स यानी कि स्तनधारी। जैसे मनुष्य में माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, गाय भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बकरी भी बच्चे को दूध पिलाती है, फिर जैसे हाथी है तो वह भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो वह सभी जंतु जिनकी फीमेल्स अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है उसको हम कहते हैं मैमल्स यानी कि स्तनधारी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वह स्तनधारी ही कहलाएगा, यानी कि चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो,
पुरुष दूध नहीं पिलाएगा, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों ही कहलाता है स्तनधारी मैमल्स। तो मैमल्स का अध्ययन करना कहलाता है मैमेलॉजी। इसके बाद है न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ये नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। पूरे शरीर में ढेर सारा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है और एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है, यानी कि इतना बड़ा एक तंत्रिका कोशिका होगा। तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर होती है और ढेर सारा तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में बिछा हुआ है। और सारे तंत्रिका कोशिकाओं को अगर मिला दिया जाए, हमारे शरीर में जितना भी तंत्रिका कोशिका है सबको एक साथ मिला दें तो मिल करके ये कहलाता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की सहायता से ही हमारे शरीर के विभिन्न भागों का सूचना ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन द्वारा दिया गया आदेश शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। जैसे कि अगर मेरे हाथ में यहाँ पर चोट लग रही है तो हमारे ब्रेन को पता चलता है ना कि चोट लग रही है। हम देखते हैं सामने मेरा हाथ थोड़ा पीछे है, यहाँ चोट लगेगी या फिर कोई कांटा चुभेगा तो फिर यहाँ दर्द होगा, हमको मतलब पता चल जाएगा। तो होता क्या है कि हमारे हाथ में जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है, यानी कि जो हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम है, ये इस चोट वाली सूचना को पहुंचा देगा कहाँ? ब्रेन में। ब्रेन को आभास हो गया कि चोट लग रही है, अब ब्रेन आदेश देगा हाथ को हटाने के लिए, तो ब्रेन द्वारा दिया गया आदेश फिर उसी तंत्रिका कोशिका या फिर नर्वस सिस्टम के माध्यम से हाथ में आएगा और हाथ को फिर हम यहाँ से हटा लेंगे, चोट लगना बंद हो जाएगा। तो हमारे शरीर में शरीर के विभिन्न भागों से सूचना ब्रेन में जाता है और ब्रेन द्वारा दिया गया आदेश शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। ये सूचनाओं का ट्रांसफर जिसके माध्यम से होता है वो कहलाता है नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। और नर्वस सिस्टम का अध्ययन करना कहलाता है न्यूरोलॉजी। इसके बाद है नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी, वृक्क का अध्ययन। किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क, सब लोग किडनी ही जानता है, तो वृक्क हिंदी में जो वृक्क नाम है ये नाम ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो प्रत्येक मनुष्य में 2 पीस किडनी होता है, प्रत्येक मनुष्य में 2 पीस किडनी होता है और किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। हमारे ब्लड में जितना भी गंदगी है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बहुत प्रकार का जो गंदगी रहता है, उस गंदगी को ब्लड से छान करके यूरिन के रूप में अलग करता है और ब्लड को साफ कर देता है। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे बॉडी में 2 पीस किडनी होता है और किडनी का अध्ययन करना कहलाता है नेफ्रोलॉजी। इसके बाद है ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन। हमारे शरीर में जो बोन्स है, हड्डी है, उस हड्डी का अध्ययन करना कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। फिर है ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन करना। टूथ का मतलब एक दांत और टीथ का मतलब अनेक दांत, तो दांतों का अध्ययन करना कहलाता है ओडोंटोलॉजी। इसके बाद है ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर, कैंसर तथा ट्यूमर का अध्ययन। कैंसर एक बीमारी है, कैंसर एक बीमारी है जिसमें कैंसर में घाव टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, घाव हो जाता है, पुराना घाव रहता है जो कि आसानी से छूटता नहीं है। कैंसर का स्पेशल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, वो भी समय रहते तो जाकर के कैंसर ठीक हो सकता है। और कैंसर में यदि देरी हो जाए तो फिर इसका इलाज सही से संभव नहीं हो पाता है। तो कैंसर बीमारी में हमारे शरीर के, जैसे कि यहाँ पर अगर कैंसर होगा तो यहाँ का जो कोशिका है वो काफ़ी तेज गति से विभाजन करेगा, इतना फास्ट विभाजन कि नया नया कोशिका बन करके कोशिकाओं का गुच्छा बॉडी से बाहर उभर जाएगा और ये यहाँ पर एक घाव बन जाएगा। तो इस तरह की बीमारी को हम बोलते हैं कैंसर। कैंसर बीमारी में हमेशा कोशिका विभाजन फास्ट हो जाता है, ढेर सारा कोशिका बनेगा, मांस का गुच्छा बाहर की ओर निकल आता है और ये स्किन इस तरह से पैक नहीं रहेगा बल्कि वो घाव बन जाता है। कभी कभी कैंसर जब हमारे शरीर के अंदर होता है, जैसे कि ब्रेन के अंदर में कैंसर हुआ तो ब्रेन के अंदर का कुछ पार्ट का कोशिका बार बार विभाजन करना शुरू किया, तेजी से काफी फास्ट विभाजन किया, नया नया ढेर सारा कोशिका बना। अब नया नया जो कोशिका बनेगा उन कोशिकाओं को रहने का जगह है नहीं, तो छोटे से स्थान में ढेर सारा कोशिका गुच्छा बना लेगा, गांठ बना लेगा और वो कठोर बन जाएगा। तो जब कैंसर बीमारी में शरीर के अंदर
कोशिकाओं का कोई गांठ बन जाए, गुच्छा बन जाए, हार्ड पार्ट बन जाए, हम ऐसे कैंसर को कहते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर भी एक कैंसर ही होता है, ट्यूमर कैंसर ही होता है। ट्यूमर का मतलब है शरीर के अंदर कैंसर हो गया और किसी खास भाग में कोशिकाएं विभाजन कर करके कोई गांठ बना लिया, तो उस गठीले कैंसर को हम बोलते हैं ट्यूमर। कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन करना कहलाता है ऑन्कोलॉजी। इसके बाद है ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन। कई प्रकार की पक्षियां होती, पक्षियों का अध्ययन करना कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद देखते हैं, फिर है 17 नंबर में ऑफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स, सांपों का अध्ययन। सांप का अध्ययन करना कहलाता है ऑफियोलॉजी। इसके बाद है सौरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, छिपकली का अध्ययन करना। छिपकली का अध्ययन करना कहलाता है सौरोलॉजी। फिर है सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, रक्त सीरम का अध्ययन। ये ब्लड सीरम क्या होता है? अगर ब्लड को हम क्या करें, कांच के ग्लास में थोड़ा सा ब्लड को बाहर निकाल लें, थोड़ा सा ब्लड को हम कांच के ग्लास में बाहर निकाल लेते हैं, हवा के कांटेक्ट में रहेगा ब्लड, तो ब्लड 3 मिनट से 5 मिनट तक में थक्का बन जाता है। तो जब ब्लड जब थक्का बनता है, थोड़ा सा फिगर इधर हम बना के दिखाते हैं। जैसे एक ग्लास लिए और इस ग्लास में हम लिए ब्लड, इस ग्लास में हम ले लिए हैं ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एयर है, हवा है। तो जब ब्लड एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लड कुछ देर में थक्का बन जाएगा। अगर हम इतना दूर तक लिए हैं ब्लड, तो ये पूरा का पूरा ब्लड थक्का नहीं बनता है। ब्लड का लगभग 50% पार्ट, आधा हिस्सा थक्का बन जाएगा, वो नीचे में थक्का इस तरह से बन गया। तो ये जो ब्लड थक्का बना वो नीचे में बैठ गया और ऊपर एक लिक्विड तैरते रहता है, यही लिक्विड कहलाता है ब्लड सीरम। ये कहलाता है ब्लड सीरम। इस ब्लड सीरम का जांच करके कई प्रकार के रोग बीमारी का पता किया जाता है। तो जब भी ब्लड थक्का बनेगा, पूरी ब्लड थक्का नहीं बनता है, ब्लड का लगभग 50% पार्ट ही थक्का बनेगा और उसके ऊपर एक पीला कलर का द्रव ऊपर तैरते रहता है। यही पीला कलर का द्रव कहलाता है ब्लड सीरम। ब्लड सीरम का जांच करके कई प्रकार के रोग बीमारी का भी पता किया जाता है। तो ब्लड सीरम का अध्ययन करना कहलाता है सीरोलॉजी। इसके बाद है यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ यूरिन, मूत्र का अध्ययन। यूरिन का जब जांच किया जाता है तो उससे भी कई प्रकार के रोग बीमारी का पता चलता है। तो यूरिन का अध्ययन करना कहलाता है यूरोलॉजी। फिर है इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस, मछलियों का अध्ययन। मछली के शारीरिक बनावट का अध्ययन, मछली के शारीरिक बनावट का अध्ययन, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना कहलाता है इक्थियोलॉजी। इसके बाद है लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेल्स, घोंघा का अध्ययन। घोंघा, स्नेल्स एक जंतु होता है ना, तो घोंघा का अध्ययन करना कहलाता है लिम्नोलॉजी। फिर है हेलमिन्थोलॉजी, स्टडी ऑफ वार्म्स, कृमि का अध्ययन। जितना भी कृमि है, कभी कभी बच्चा के पेट में जोंक हो जाता है, तो वो जोंक भी क्या है, कृमि है। कई प्रकार का कृमि होता है, तो वार्म्स यानी कि कृमि का अध्ययन करना कहलाता है हेलमिन्थोलॉजी। फिर है हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स, उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन। ये एम्फीबियंस को हिंदी में बोल दिए उभयचर और रिप्टाइल्स को बोल दिए सरीसृप। ये एम्फीबियंस यानी उभयचर का क्या मतलब है, जो जंतु जल और स्थल दोनों में निवास करने में सक्षम होता है, हम उसको कहते हैं एम्फीबिया या एम्फीबियंस, हिंदी में बोलते हैं उभयचर। जैसे कि मेढक, फ्रॉग, मेढक सूखा में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, दोनों जगह में वो आसानी से रह सकता है। तो हम मेढक को बोलते हैं उभयचर यानी कि एम्फीबिया या फिर एम्फीबियंस। रिप्टाइल्स, सरीसृप का क्या मतलब हुआ, जो जंतु रेंग कर या सरक कर चलता है। जैसे कि सांप रेंग करके चलता है, ऐसे ऐसे रेंग कर चलना, और जो सरक कर चलता है जैसे कि छिपकली। अगर दीवार पर छिपकली चढ़ता है तो उसका जो ये जो पेट वाला जो तल है, इसको अधर तल बोलते हैं, ये अधर तल दीवार को घसीटते हुए जाता है। जब मगरमच्छ या कछुआ जमीन पर चलता है तो उसका भी ये जो अधर तल है वह जमीन में घसीटते हुए जाता है। तो ये घसीटते हुए अगर कोई जीव चलता है तो उसको बोलते हैं सरक कर चलना। और सांप तो इस तरह से रेंग कर चलता है, तो रेंग कर और सरक कर चलने वाले जंतु को हम कहते हैं रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स में हर प्रकार का सांप आ जाएगा, मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली, ये सभी आ जाएगा। तो और फिर एम्फीबियंस में मेढक आएगा। तो एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स का अध्ययन करना कहलाता है हर्पेटोलॉजी। आगे देखते हैं,
क्रेनियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्कल, खोपड़ी का अध्ययन। ये स्कल खोपड़ी का क्या मतलब होता है? हमारा जो ब्रेन है, अंदर का ब्रेन, ये बाहर का ढांचा नहीं, अंदर का ब्रेन, हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा कोमल अंग है और इस पर हल्का सा भी चोट लग जाए तो मनुष्य की जान भी जा सकती है। तो इस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक हड्डी का कटोरा जैसा स्ट्रक्चर इसके ऊपर इसे रखा हुआ है। उसके ऊपर त्वचा है, उसके ऊपर ये बाल है। तो जो अंदर का ब्रेन है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक हड्डी का कटोरा जैसा स्ट्रक्चर, उल्टा कटोरा यहाँ पे इसे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। उसके ऊपर फिर त्वचा, फिर उसके ऊपर बाल है। अगर यहाँ मारते हैं, अगर चोट लगता है तो पहले तो बाल है, फिर अंदर में त्वचा है और फिर उसके अंदर हड्डी का कठोर वो कवर है जिसको हम स्कल या क्रेनियम बोलते हैं। हड्डी के उस कटोरा को हम क्या बोलते हैं? स्कल या फिर क्रेनियम, यानी उसी को बोलते हैं खोपड़ी। और तब जाके उसके अंदर में ब्रेन होता है। तो ब्रेन तक जल्दी चोट पहुंचता ही नहीं है। बड़ी जोर से चोट लगेगा तब ब्रेन तक कुछ चोट पहुंच सकता है, लेकिन हल्का फुल्का चोट लगेगा तो सारा चोट वो स्कल खोपड़ी पर ही लग जाएगा, लेकिन अंदर चोट का असर पहुंचता नहीं है। तो इस स्कल खोपड़ी का अध्ययन करना कहलाता है क्रेनियोलॉजी। फिर है कालोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन करना कहलाता है कालोलॉजी। फिर है ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आईज, आंखों का अध्ययन करना, आंख का अध्ययन करना कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। फिर है पीसी कल्चर, स्टडी ऑफ रियरिंग ऑफ फिशेस, मछलियों के पालन का अध्ययन। मछली के पालन का अध्ययन, किस तरह से मछली का पालन किया जाता है। तो बड़े पैमाने पर भी मछली का पालन किया जाता है व्यापार करने के लिए, मछली को बेचने के लिए। तो मछलियों के पालन का अध्ययन करना कहलाता है पीसी कल्चर। इसके बाद है एपीकल्चर, स्टडी ऑफ रियरिंग ऑफ हनी बीज, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन। मधुमक्खियों का भी पालन किया जाता है आर्थिक लाभ के लिए, शहद उत्पादन के लिए और मधुमोम प्राप्त करने के लिए। कृत्रिम बक्से में फुलवाड़ी जहाँ रहता है ना, जहाँ पर बगीचा वगैरह सब रहता है, वहाँ लकड़ी का कोई बॉक्स बना दिया जाता है और वहीं पर मधुमक्खी के माध्यम से छत्ता लगवाया जाता है। और जब मधुमक्खी वहाँ शहद बनाती है तो फिर उस मधुमक्खियों को उड़ा करके, छत्ते को काट करके, उसको निचोड़ करके उसका शहद निकाला जाता है और उसका जो सिट्ठी बचता है उससे मधुमोम तैयार किया जाता है। तो ये जो मधुमक्खी के पालन का अध्ययन है वो कहला गया एपीकल्चर। इसके बाद है एक्वाकल्चर, स्टडी ऑफ रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जंतुओं के पालन का अध्ययन। जलीय कोई भी जंतु हो, ऐसा नहीं कि जलीय जंतु का मतलब केवल मछली हुआ, नहीं, जलीय कोई भी जंतु, जैसे कि मछली है, कछुआ है, फिर घोंघा है, सित्तू है ना। तो कई प्रकार का जो जलीय जंतु है, हर प्रकार के जलीय जंतुओं का पालन करना कहलाता है एक्वाकल्चर। तो आज का क्लास यहाँ कंप्लीट होता है। हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्लास में समझ गए कि बायोलॉजी का परिभाषा जान गए, बोटनी का परिभाषा, जूलॉजी का परिभाषा, बायोलॉजी का छोटा छोटा ब्रांच का लिस्ट देख लिए, बोटनी का भी ब्रांच का लिस्ट देख लिए, जूलॉजी का भी ब्रांच का लिस्ट हम लोग देख लिए और यहाँ इंट्रोडक्शन क्लास हो जाता है कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग सेल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेल चैप्टर एक बेसिक चैप्टर है बायोलॉजी का। इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद बाकी हर चैप्टर आसान हो जाता है और नीट एग्जाम में सेल चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और चूंकि ये बेसिक टाइप का चैप्टर, तो सबसे पहले हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। आप नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम सारे पेज का स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देते हैं, लाइट को बंद कर देते हैं ताकि पिक्चर आपका साफ आ सके। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इस पेज का, फिर इस पेज का, फिर इस पेज का भी, फिर इसका भी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। हम लोग अगले वीडियो में सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।